नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि बिलों के वापसी और माफी सहित किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील के बाद ऐसी भी मांगे हो रही हैं कि अब भारत सरकार को सीएए और एनआरसी के भी लिए गए पहल को वापस ले लेना चाहिए। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 1 साल लगातार हठधर्मिता का परिचय दिया और किसानों की हो रही लगातार मांग और उनसे हुई वार्ताओं के बावजूद उसका कोई हल नहीं निकला, तो ये माना गया कि नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल अहंकार से लबरेज है और लोकतंत्र में एक बहुत बड़े जनमानस, एक बहुत बड़े समुदाय किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों को जिस तरीके से अनसुनी कर रही है, नरेंद्र मोदी को इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के वह सरकार और वह विचारधारा जो बात बात में नेशन फर्स्ट की बात करती है और उसी नेशन फर्स्ट के तहत कहीं न कहीं उस एनआरसी और सीएए को भी लाया गया, जिसे मैं बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन उसी के तहत नेशन फर्स्ट के तहत नेशन की एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की मांगों को जिस तरीके से पूरी असंवेदनशीलता के साथ अनसुनी की गई, उसे लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार पर एक नहीं अनेकानेक तरह के सवाल उपजे। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के वो तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आइडियोलॉजी से यकीन रखने वाले सोशल मीडिया पर उन तमाम भक्तों का हुजूम, वह थोड़ा भी यह समझदारी से और होशियारी से यह सोचने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये सरकार यदि किसानों से पंगा लेगी तो कहीं न कहीं उसकी स्थिति बड़ी ही अजीब हो जाएगी और वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हालांकि देर से ही सही नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का एहसास हुआ और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में अकाली के साथ उनके गठबंधन के टूटने के बाद फिर जो है वहां के कांग्रेस के द्वारा च्यूत किए गए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन के तहत इन 3 कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया और यहां तक कि किसानों से उन्होंने गुरु नानक पर्व के दिन माफी भी मांगी और एक तरह से अभूतपूर्व और एक अप्रत्याशित जेस्चर का परिचय दिया। दोस्तों, ये कहना होगा कि राजनीति और हमारी खास करके लोकतांत्रिक राजनीति किसी भी उचित और अनुचित के सवालों के बजाय जनता के आदेश और जनता के मैंडेट से ज्यादा प्रभावित होती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लग रहा था, बिना किसानों से सलाह लिए उन 3 कृषि कॉर्पोरेट कानूनों को बनाए जाने का जो एक तरह से आक्षेप लगा था, उस कोरोना के उस दौर में रातों रात जिस तरीके से पार्लियामेंट में वो तीनों बिल लाए गए थे, उसको लेकर के सवाल उपजे थे और लोगों ने ये अपनी थियरी दी थी कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, एग्रीकल्चर की मौजूदा परिस्थिति का पूरा अवशोषण करने के लिए सरकार ने उन तीनों कानूनों को बिना किसी कृषि के प्रतिनिधि, किसानों के संगठन और राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किए एक साथ एक नहीं 3 कानून लाए गए। और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ कि पहले एमएसपी की कानूनी दर्जा देने की मांग की गई, सरकार ने उस मांग को तमाम तरह के एक तरह से तंज के साथ अवहेलना की गई कि कहीं ना कहीं मंडी के आढ़तियों की एक तरह से उनकी पैरोकारी की जा रही है और नए कानून के तहत सरकार का जब एकाधिकार खत्म होगा तो मंडियों का भी एकाधिकार खत्म होगा और मंडियों में काम करने वाले वो तमाम बिचौलिए और आढ़तियों की भी एक तरह से वर्चस्व समाप्त होगा। लेकिन बाद में पता चला कि किसान इनकी नीयत को अच्छे तरीके से समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने एमएसपी को लीगल दर्जा देने का कॉल नहीं लिया। अगर वो लीगल दर्जा देने का कॉल ले लेते तो सरकार के तीनों कृषि कानून भी बचे रहते और किसानों का फौरी असंतोष भी समाप्त हो गया होता। बहरहाल दोस्तों, आज हम यह कह रहे थे कि जनादेश किस तरीके से सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करता है
वह नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल राजनीतिक एक तरह से एक छत्र भारत में उनकी स्थिति को देखते हुए किसी भी मांग को सेकंड थॉट देने को जल्दी तैयार नहीं होते थे। कहना होगा, इससे रिलेटेड 2-3 बातें कहनी होगी कि विगत में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया था और किसानों ने उसका पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी धनी किसानों ने और उन धनी किसानों के संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये तर्क देते रहे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के आगे की बाधाओं को समाप्त किया जाएगा, किसानों को 5 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। लेकिन सभी किसान संगठनों को पता था कि जब तक कृषि जमीन को लैंड यूज में बदला नहीं जाएगा, किसान कॉरपोरेट से जमीन की खरीद और बिकवाली में बार्गेन नहीं कर पाएंगे और उन्हें प्राप्त दाम नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं उस दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी ने लैंड एक्विजिशन पर भी यू टर्न ले लिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब भूमि अधिग्रहण कानून की एक तरह से समीक्षा की गई तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के उस पुराने कानून को ही एक तरह से बल मिला। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को एक तरह से ईगो हुआ था उस बिल को वापस लेने से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को एक तरह से किसानों का पूरा हितैषी जो है वो नहीं बना पाए और वो अपने मन की कहीं ना कहीं वो कर गए। लेकिन इस बार 3 कृषि कानूनों को लेकर के जब 1 साल, जैसा मैंने पहले कार्यक्रम में कहा था कि जाड़े की ठिठुरती रात में, गर्मी की कब चिलचिलाती धूप में, बरसात के उन फुहेरों में और कोविड की मार में भी किसान अडिग रहे, डटे रहे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने उन 3 कानूनों को वापस तो ले लिया। लेकिन हमें कहना होगा कि हमें जब तक देश का जनमत सरकारों की सारे निर्णयों की मेरिट के आधार पर समीक्षा नहीं करेगा, जब सारा जनमत जब 2 ध्रुवों में बटा रहेगा तो सरकार जो भी करेगी उसका हर हाल में समर्थन किया जाएगा और सरकार जो अच्छा भी करेगी उसका हर हाल में विरोध किया जाएगा। इसीलिए जनमत का निर्माण और उसके लिए मीडिया का बिल्कुल निष्पक्ष, संवैधानिक और गुणवत्ता परक होना बेहद जरूरी है कि जो सरकार के तमाम निर्णयों की पूरी मेरिट के आधार पर समीक्षा कर सके और वो जनहितैषी हैं या नहीं है इसे ठीक ठीक बता सके। लेकिन आज इस सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में, सोशल मीडिया के इस बहुत बड़े शोर में किसी भी चीज के औचित्य का और अनौचित्य का एक तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, केवल या तो समर्थन होता है या केवल विरोध होता है। लेकिन जैसे ही अभी कुछ दिन पहले 29 उपचुनाव में, जिसमें कि कुछ संसद की सीटें थीं, विधानसभा की सीटें थीं, नरेंद्र मोदी को असम के अलावा हर राज्य में जब हार हुई तो सरकार ने वॉल पर लिखे हुए एक तरह से मैसेज को पढ़ लिया और उसे ये लगा कि जो पेट्रोलियम उत्पादों के दाम जो 1.5 साल से बढ़े हुए हैं, बेतहासा एक्साइज में और वैट में वृद्धि कर जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला गया है। सरकार ने इतने विरोध के बावजूद, चाहे वो विपक्षी दल हो, मीडिया हो या तमाम लोगों के दबाव के बावजूद टस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा जनमत, मेरा जो सपोर्ट बेस है, मेरा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। लेकिन जैसे ही 29 उपचुनाव में हार हुई, उसी रात को नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती उनके एक्साइज में घटा करके की जाएगी। और उन्होंने राज्यों से भी अनुरोध किया कि वो अपने अपने वैट में भी कमी लाएं। और उसके बाद जो है तमाम राज्यों में भी जो एक तरह से दौड़ लग गई और करीब करीब सभी राज्यों ने दिल्ली को छोड़ करके अपने वैट में कमी की। क्योंकि दिल्ली में अभी तुरंत चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है और जनता का हितैषी होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अभी तक पेट्रोल और डीजल के वैट की कटौती का निर्णय नहीं ले पाई है। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर के लोगों से न केवल कानून वापस लिया बल्कि माफी भी मांगा, तो उस आधार पर उन्हें अपने विगत के उन 3 बेहद अलोकप्रिय और गैर जनवादी फैसले, जिसमें कि उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया, जिससे न तो सांप मरा और लाठी भी टूट गई, या न भ्रष्टाचार मिटा, न काले धन और बेनामी संपत्ति पर रोक लगी, न उनका एक तरह से छापा मारा गया, बल्कि देश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
और देश की अर्थव्यवस्था 5% से लगातार नीचे चलती रही और कोविड काल में तो वह स्थिति और भी भयावह हो गई। तो नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए नोटबंदी के भी अपनी भूल को जो है स्वीकार करना चाहिए। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि चुनाव में उसको लेकर के जनता ने कोई उन्हें सजा नहीं दी तो उनका वो फैसला सही था। किसानों को लेकर के जब आपके मन में ये डर बैठा तो आपको नोटबंदी को लेकर के भी, दूसरा जीएसटी की बिना पूरी तैयारी किए, बिना उसका पूरा बेस बनाए आप जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाने के लिए जीएसटी के रिजीम को आपने ले आया, उससे भी अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी और ऊहापोह की स्थिति मची। और आज भी जीएसटी में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और अभी भी जीएसटी को लेकर के देश में कर सुधारों को लेकर कोई भी विश्वास का माहौल नहीं बन पाया है। और आज भी अप्रत्यक्ष करों को लेकर के वो तमाम बंगलिंग दिखाई पड़ती है और आपने उन तमाम कारोबारियों को रिटर्न करने का जो उसमें क्लॉज जोड़ा हुआ है वह इसे सिंपल बनाने के बजाय और इसे टीडीएस बना चुकी है। इसे सिंपल नहीं बनाई है, आप इसे टीडीएस बनाने के बजाय टीडीएस के जरिए इसके भी टैक्स जो है ओरिजिन पर काटें और रिटर्न भरने के वो सारे जो है जो औपचारिकताएं हैं उसको रद्द करें, तभी ये कानून सरल कही जाएगी। और इसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी सरकार एक माफी मांगे या इस बात की स्वीकारोक्ति करे कि जीएसटी का फैसला बड़ी ही जल्दी में लाया गया था। और तीसरी जो एक बहुत बड़ी भूल नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने विगत के कार्यकाल में करी थी वह था कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिना सारी परिस्थितियों का मुआयना किए, बिना आगे पीछे देखे देश की 130 करोड़ जनता को 4 घंटे के एवज में लॉकडाउन के दायरे में ला दिया और करीब 25 करोड़ जनता जो देश के तमाम हिस्सों में फंसी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, रास्ते में थे, कहीं किसी जगह थे, इस संकट काल में अपने प्रियजनों के पास इसलिए नहीं पहुंच पाए कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए, पुलिस ने हर जगह कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी थी और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोगों ने हजारों किलोमीटर दूर, लाखों लोगों ने पैदल लांग करके अपने घरों को पहुंचे, अपने प्रियजनों के पास पहुंचे और पूरे देश में एक ऐसा परिदृश्य बना था जो हमें विभाजन की याद दिला रहा था। तो दोस्तों, कृषि कानून को लेकर के जिस तरीके से किसानों ने लगातार अपने जज्बे का परिचय देकर आंदोलन को जारी रखा और इस अहंकारी सरकार को घुटने पर टेकने को मजबूर किया, तो सरकार अब बड़ा दिल दिखाए, बिना किसी तरीके की कॉम्प्लेक्स अपने में लाए, इस बात को स्वीकार करे कि उसने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन का भी जो फैसला लिया था वह उसकी भूल थी। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने 7-8 साल के कार्यकाल में बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग डिसीजन लिए, बहुत बड़े फैसले लिए और देश की जनता पर उसका एक असर भी पड़ा, चाहे वो जनधन अकाउंट खोलना हो, जन सुरक्षा लाना हो, कश्मीर में 370 हटाना हो या और कई तरीके के फैसले जो इस नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए, उज्ज्वला और सौभाग्य जैसी सफल योजनाएं हों या खेती में एमएसपी की कीमतों में भी थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से बेहतर बढ़ोतरी हो, तो उसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे वो विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने को लेकर के हो, नरेंद्र मोदी सरकार बधाई की पात्र है। हम उनमें से नहीं हैं कि जो पक्ष में और विपक्ष में, बल्कि केवल मेरिट के आधार पर निष्पक्ष तरीके से सरकारों के निर्णयों का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा जो मौजू था वो इस बात पर ज़्यादा रेखांकित था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार अपने विगत में किए गए भूल को स्वीकारोक्ति करे और जनता का एक बार एक तरह से फ्रेश नया विश्वास हासिल करे और ऐसा कर उसका कद और ऊंचा होगा, न कि वह नीचा होगा, लोग तमाम तंज कसते रहे, यह एक बड़प्पने की निशानी होगी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिए गए, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से लोगों के सामने इसे माफी मांग करके स्वीकार किया, तो कई लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि सरकार को अब सीएए और एनआरसी के भी कदम को वापस ले लेना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार कतई भी इस मांग को स्वीकार न करे। एनआरसी और सीएए की मुखालफत करने वाले सबसे पहले इस देश के विभाजन को लेकर पूरे देश में एक जनमत बनाएं और इस बात को स्वीकार करें
कि देश का सांप्रदायिक विभाजन एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। आज अगर देश का सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ रहता तो न एनआरसी और सीएए लाने की जरूरत थी, और न ही किसी भी आबादी को या किसी भी अनुयायी को या किसी धर्मावलंबी को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे साथ भेदभाव हुआ या पक्षपात हुआ। जिन्होंने देश का सांप्रदायिक विभाजन कराया उन्होंने इस्लाम के नाम पर देश बनाए, और वह देश आज एक नहीं 2 देश में तब्दील हो चुका है। और उन देशों में जाने वाले लोगों को हम दोबारा कैसे बुला सकते हैं, हम उन्हें दोबारा नागरिकता कैसे दे सकते हैं? और वहां पर जबकि वो सेकुलर देश नहीं है, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ तमाम तरीके के अन्याय होते हैं, तो हम उन अल्पसंख्यकों को अपने ओरिजिन कंट्री में अगर हम बुला करके नागरिकता देते हैं तो यह हमारा धर्म है, यह हमारा फर्ज है। और वो लोग जिन्होंने विभाजन के लिए जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया और 2 राष्ट्र के सिद्धांतों का समर्थन किया, वो लोग अपने नए ख्वाब के तहत अपने नए मुल्क की तामीर करने के भागीदार बने। उन्हें हम इस भारत में दोबारा नागरिकता कैसे दे सकते हैं? इसीलिए जो लोग भारतवर्ष में जो अभी मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आ रही, उनको भी मालूम है। लेकिन आप दूसरे देश में जो लोग देश छोड़ करके गए मुस्लिम मतावलंबी, उन्हें हम किस आधार पर नागरिकता दें? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो एनआरसी और सीएए लाने का जो कदम उठाया था उसको लेकर के किया जाने वाला वह कथित जन आंदोलन फेक था, फ्रॉड था, उसका कोई नैतिक आधार नहीं था, उसकी कोई एक तरह से मोरल हाई ग्राउंड नहीं था। जिन्होंने देश का बंटवारा किया उनको ये सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, और ये कोई सजा नहीं है। हम उन्हें दोबारा नागरिकता बुला करके नहीं दे सकते, हम उनको जरूर नागरिकता दे सकते हैं जो वहां दमित हैं, कुचले हैं। बात करना चाहेंगे हम बांग्लादेश की, जिन्हें 2 राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जिनका विभाजन हुआ, लेकिन आज हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में अभी भी 25% मुस्लिम आबादी रहती है। तो फिर उस विभाजन के मायने क्या निकलते हैं, वो सांप्रदायिक विभाजन के मायने क्या निकलते हैं? हम यह नहीं कहते कि भारत में रहने वाले सभी मुस्लिमों को वहां चला जाना चाहिए, ये ऐसा कहना पाप होगा, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। हम एक सेकुलर देश हैं और हमें अपने सेकुलरिज्म पर गर्व है, लेकिन जिन्होंने देश का बंटवारा कराया वो एक तरह से उन्होंने एक महापाप किया और उनके महापापों की सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए एनआरसी और सीएए की को वापस लेने की मांग करने वाले लोगों पर तनिक भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ध्यान नहीं देना चाहिए, और उन्हें इसको लेकर के थोड़ा भी नहीं सोचना चाहिए। यह एक नेशन फर्स्ट का एक बहुत बड़ा एक तरह से मिसाल था, एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन किसानों के आंदोलन की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने अनसुनी की और उनके तमाम करोड़ों भक्तों ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मोदी की पीठें थपथपाई और किसानों के खिलाफ बड़े भले बुरे कहे, दरअसल वो नेशन फर्स्ट के पैरोकार नहीं थे, वो कॉर्पोरेट फर्स्ट के पैरोकार थे, और वह एक व्यक्ति की पूजा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी हो या तमाम लोग हों, देश के सामने, राष्ट्र के सामने, और यहां तक कि हिंदू धर्म के उस महानता के अक्ष के आगे वह एक बिल्कुल एक छोटे पात्र हैं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी कोई कहीं गिनती नहीं होती। हमें जब विराट दायरे में जब हम सोचते हैं, चाहे वो नेशन फर्स्ट हो, कम्युनिटी फर्स्ट हो या रिलीजन हो, तो वह रिलीजन जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात हम नहीं करते, वह रिलीजन जो एक महान रिलीजन है जिसके दायरे में वो सारी महानता आती है, जहां किसी से बैर करना नहीं सिखाया जाता, जहां पूरे पृथ्वी को, पूरे वसुधा को एक परिवार माना जाता है, जहां पर कि हर धर्मों को पूरी दार्शनिक स्वतंत्रता मिली प्रसारित करने की, फैलने की, और कुल मिलाकर के भारत देश एक तमाम धर्मों का, दुनिया का एक वाहिद और एक अजीम केंद्र बनकर के चला आया। तो ऐसे में जो ये सरकारों के सामने ये जो तमाम मुद्दे और मसले आ रहे हैं, उन मुद्दे और मसलों की हम केवल मेरिट के आधार पर व्याख्या करें, केवल उचित और अनुचित के आधार पर व्याख्या करें, और जहां भी सरकार एक अधिनायकवादी स्वरूप में आती है, व्यक्तिवादी राजनीति करती है, जहां इंडिविजुअल फर्स्ट पार्टी सेकंड हो जाता है, जहां कॉर्पोरेट फर्स्ट नेशन सेकंड हो जाता है, जहां पर एक व्यक्ति की जिद फर्स्ट और करोड़ों किसानों का एक तरह से जो उनकी जो मांग है वो सेकंड बन जाता है, तो दोस्तों फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और हमारे जैसे चैनल इसी आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी आदर्श के आधार पर ये अपना काम करते हैं, और वह काम एक स्वच्छ, स्वस्थ
और एक निष्पक्ष जनमत निर्माण करने का है जो देश, समाज और व्यक्ति की विराट आवश्यकताओं और लोकतंत्र के उन महान लक्ष्यों के अनुरूप काम करने को एक तरह से हमेशा पैरोकारी करता है। तो दोस्तों, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मेरा कार्यक्रम आपकी कसौटी पर अच्छा लगता है, सच्चा लगता है और उन तमाम दो तरफा चल रही किलकारी और दो तरफा चल रही आवाज़, जहाँ एक पक्ष की आवाज़ गूंजती है और एक विपक्ष की आवाज़ गूंजती है, अगर आपको एक निष्पक्ष आवाज़ चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अपना आशीर्वाद देकर इसे आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर।